जय हिंद दोस्तों। आज देखेंगे करंट अफेयर के पार्ट 2 में। पहले तो बतला दिए थे, पहला जो कल पार्ट 1 था उसमें बतलाए थे करंट अफेयर में कि भारत के कितने राष्ट्रीय नेशनल पार्टी हैं जो पूरे देश भर में चुनाव लड़ सकती हैं, क्या उसकी स्थापना हुआ, उनका प्रतीक चिन्ह क्या है, ये सारी चीजों की हम बात कल कर चुके थे। आज देखेंगे कि जो 7 चरण में चुनाव हुआ था वो किस किस डेटों को हुआ था और किस तहत से होता है भारत में चुनाव, जो देखेंगे। तो थोड़ा सा हट कर आते हैं किस तरह से भारत में चुनाव होता है। तो भारत में चुनाव 2 तरह से होता है। भारत में चुनाव 2 तरह से होता है। पहला नियम है फर्स्ट पास्ट ऑफ पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, ये पहला नियम है। ये फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के तहत लोकसभा का चुनाव होता है, राज्यों में विधानसभा का चुनाव होता है, विधान परिषद का चुनाव होता है, मुखिया का चुनाव, सब जितना भी चुनाव होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के तहत ही होता है। भारत में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के तहत ही लोकसभा के चुनाव, राज्यों में विधानसभा के चुनाव, विधान परिषद के चुनाव, मुखिया के चुनाव, जिला परिषद के चुनाव इत्यादि चीजों का चुनाव इसी नियम के तहत होता है। अब बात रहा कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है क्या। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है क्या जिसके तहत चुनाव होता है। तो वह यह चुनाव की प्रणाली है जिनके तहत, जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूं। देखिए A B C D ये 5 प्रतिनिधि है जो बात मतलब लोकसभा का चुनाव के लड़ रहे हैं, जिसमें टोटल 100 वोट है। टोटल कितना वोट की संख्या, कुल मत कितना पड़ रहा है 100। A को मिला 20, B को मिला 35, फिर को मिला 10, फिर को मिला 5, कितना हुआ 20, 30 और 65, 20, 50 को मिला 15। अब इस रीजन में यहां पर इस नियम के तहत फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के तहत ही इसमें जो लोकसभा का पूर्णतः चुनाव का पद पर आश्रित होंगे वो बी होंगे। कौन होंगे? बी। इसका नियम यह है कि जो प्रतिनिधि जितना अधिक मत प्राप्त करेगा, जो प्रतिनिधि जितना अधिक मत प्रदान करेगा या प्राप्त करेगा वही विजेता कहलाएगा। वही क्या कहलाएगा दोस्तों? विजेता कहलाएगा। किस नियम के तहत है? तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के तहत, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के तहत ही अपना प्रतिनिधि अपना वह जीत कहलाएंगे। इस तरह से अगर जो यही दूसरा चीज है, दूसरा विधि है एकल मत संक्रमणीय प्रणाली। एकल मत संक्रमणीय प्रणाली, इसके तहत चुनाव मात्र 2 ही व्यक्ति का होते हैं। पहला नंबर राष्ट्रपति है, दूसरा में उपराष्ट्रपति। यही कि एकल मत संक्रमणीय मत प्रणाली के तहत ही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव होते हैं। इसमें भी देखते हैं इसी तरह से कैंडिडेट खड़े हुए हैं। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कैंडिडेट यहाँ खड़े हैं। पॉलिटिक के जब क्लास लगाएंगे तो उसमें बतला देंगे कि कोई भी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या उनका योग्यता होना चाहिए, कितना सारी प्रक्रियाओं को उसको वर्णन करेंगे पॉलिटिक के क्लास में। अभी हम थोड़ा सा देख लेते हैं करंट अफेयर में, थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। एकल मत संक्रमणीय प्रणाली के तहत जिसमें कि 100 का मत है, उसमें 5 कैंडिडेट खड़े किए, लेकिन 5 को में सबसे ज्यादा वोट मिल रहा है किसको? बी को। लेकिन बी राष्ट्रपति नहीं कहलाएंगे, बी राष्ट्रपति नहीं कहलाएंगे। इसके पीछे रीजन है, ये नियम यह कहलाते हैं कि कोई भी प्रतिनिधि कुल वैध मतों का, कोई भी प्रतिनिधि कुल वैध मतों का अगर जब 50% प्राप्त करते हैं तो वो राष्ट्रपति कहलाएंगे।
लेकिन यहाँ पर टोटल मत माने हम 100, लेकिन किसी भी प्रतिनिधि को 50 यानी 100 के 50% यानी 50, किसी भी प्रतिनिधि को 50% नहीं आया, जिन ताकि से किसी भी कोई भी प्रतिनिधि राष्ट्रपति नहीं बनेगा। ये किस नियम के तहत? एकल मत संक्रमणीय प्रणाली के तहत। जबकि इसका उल्टा फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के तहत क्या है कि जो प्रतिनिधि जितना ज्यादा वोट प्राप्त करेगा, यानी जितना ज्यादा मत प्रदान करे प्राप्त करेगा, वो विजेता कहलाएंगे। लेकिन इसमें देखिए एकल मत संक्रमणीय प्रणाली के तहत सबसे ज्यादा मत भी प्राप्त कर रहा 35, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में का एक नियम है कि कोई भी प्रतिनिधि जितना वैध मत पड़ा उसका 50% उसको मत चाहिए, लेकिन यहाँ पर 50% किसी का मत न है, तो जिन कारणों से वो राष्ट्रपति नहीं बन पाए। हाँ, ऐसी बात है कि अपने सहयोगी इसको कहा कि हमारा में तो मिल जाओ ना, मिल जाओ तो हमारा हो जाता, हम बन जीवी राष्ट्रपति। तो कहेगी कि ठीक है मिल जाए, तो मिल के बन तो अलग चीजें है भाई साहब, मिलजुल के बना लेकिन तो अलग चीजें वो करते जी कोई बातें नहीं है। लेकिन ऐसे अपना पूर्ण बहुमत से नहीं बन पाएंगे। ये है दो तरीका से भारत में चुनाव होते हैं। यही दो तरीका से क्या होते हैं भारत में चुनाव होते हैं। याद रखना दोस्तों, एकल मत संक्रमणीय मत प्रणाली के तहत सिर्फ राष्ट्र और उपराष्ट्रपति के चुनाव होते हैं, आम जनता उसमें भाग नहीं लेता है। राष्ट्रपति के चुनाव आज तक देखे होंगे आप लोग, कभी भी राष्ट्रपति के चुनाव में आम जनता लोग भाग नहीं लेते हैं। ये पॉलिटिकल क्लास लगाए तो पूरा विस्तार से बतलाएंगे, बस अभी यहाँ तक जान लीजिए कि एकल मत संक्रमणीय प्रणाली के तहत सिर्फ राष्ट्र और उपराष्ट्रपति के चुनाव होते हैं। इस प्रणाली के तहत कोई भी प्रतिनिधि को 50% वैध मतों का प्राप्त करना होता है। अब चलते हम लोग 7 चरणों में जो चुनाव हुआ था जिसमें चलते हैं, ये थोड़ा सा बतला दिए कि किस तरह से भारत में चुनाव होते हैं, किस प्रणाली से तहत होता है, जो बतला दिए। अब चलते हैं भारत में चुनाव कितना चरण में हुआ था 2024 के लोकसभा चुनाव। तो भारत में लोकसभा का चुनाव 2024 का 7 चरणों में पूरा हुआ था। कितना चरण में पूरा हुआ था दोस्तों? 7 चरण में, जिनमें से पहला चरण की मतदान 19 अप्रैल 2024 को हुआ था। 19 अप्रैल 2024 को हुआ था। भारत में जो चुनाव आम चुनाव हुआ, लोकसभा का चुनाव 2024 में हुआ, वो कितना चरण हुआ था? 7 चरणों में हुआ था। लेकिन जो पहला चरण का चुनाव हुआ दोस्तों 19 अप्रैल 2024 ईस्वी को हुआ, ये हुआ था 102 सीटों पर। कितना सीटों पर हुआ था भाई साहब? 102 सीटों पर। जबकि दूसरा चरण की चुनाव 26 अप्रैल 2024 को हुआ था। जबकि दूसरा चरण के चुनाव तो था 26 अप्रैल 2024 को हुआ था। ये जो हुए थे 89 सीटों पर हुआ था। कितना सीटों पर हुआ था दोस्तों? 89 सीटों पर हुआ था। जबकि यही बात करते हैं तीसरी चरण के जो चुनाव हुआ था, तीसरा चरण के जब चुनाव हुआ तो 7 मई 2024 को ये जो हुआ था दोस्तों 94 सीट पर हुआ था। तीसरा चरण के चुनाव 7 मई 2024 को 94 सीटों पर चुनाव हुआ था। वही बात करते हैं चौथे चरण को, तो 13 मई 2024 ये हुआ था दोस्तों 96 सीटों पर। भारत में चौथे चरण में आम चुनाव 13 मई 2024 को हुआ। कितना सीटों पर? तो 96 सीटों पर हुआ दोस्तों। जबकि 5वां चरण के चुनाव देखते हैं तो 20 मई
2024 को 49 सीटों पर हुआ था। जबकि पांचवा चरण के चुनाव देखते हैं तो 20 मई 2024 को 49 सीटों पर हुआ था। वहीं देख लेते हैं छठा और सातवां चरण। छठा चरण के चुनाव हुआ था वो हुआ था कि क्या 25 मई 2024 को ये हुआ था 57 सीटों पर। और जबकि लास्ट यानी सातवां चरण के चुनाव हुआ था दोस्तों वो हुआ था 1 जून 2024 को ये हुआ था भी 57 सीट पर। भारत में लोकसभा के चुनाव कितने चरणों में 2024 में संपन्न कराया गया? तो 7 चरणों में। पहला चरण चुनाव हुआ था 19 अप्रैल 2024 को 102 सीटों पर, जबकि दूसरा चरण के चुनाव 26 अप्रैल 2024 को 89 सीटों पर हुआ था। और तीसरा चरण के चुनाव 7 मई 2024 को 94 सीटों पर हुआ था। वहीं चौथे चरण की बात करें तो 13 मई 2024 को 96 सीटों पर हुआ था। और पांचवा चरण के चुनाव 20 मई 2024 को 49 सीटों पर हुआ था। वही बात करते हैं छठा चरण की तो 25 मई 2024 को 57 सीटों पर हुआ था। और लास्ट 1 जून को भारत में लोकसभा के चुनाव की लास्ट चरण थी जो 1 जून 2024 को हुआ। लेकिन बात रहा दोस्तों कि भारत में तो लोकसभा का चुनाव 543 सीटों पर लड़ा जाता है। भारत में लोकसभा के चुनाव 543 सीटों पर लड़ा जाता है। लेकिन बात करते हैं इसको जोड़ते हैं तो आता है कितना 544। गड़बड़ा गले यहाँ 544 आ गए। जबकि सीट ही 543 लीलवा तो जिला गलखिन। घबराइए मत दोस्तों। फिर देखने की 544 कैसे, तो आप लोग जान रहे होंगे कि मणिपुर में भारत का एक राज्य है मणिपुर। वहां पर काफी साल भर से लमसम दंगा फैला हुआ है। क्या फैला हुआ है? दंगा। जिन कारणों से सिर्फ मणिपुर में जो लोकसभा के चुनाव 2 चरणों में संपन्न कराया गया। 2 चरणों में संपन्न कराया गया। जो होना था 1 चरण में वहां हुआ क्या चरण में? 2 चरण में। तो 2 चरण में हल्किन था एगो घटती ना एक में। एक बताइए पहले एगो लोकसभा के सीट है। लोकसभा के सीट कै गो है? मान लेते एगो है। एगो पर होना चाहिए था एक चरण में चुनाव, लेकिन एक धक्का में तो हो पाया नहीं। तो वहां पर कै चरण में चुनाव हुआ? 2 चरण में। तो इसके तहत 2 चरण में ही चुनाव तो गिनती हो गया। लेकिन वहां होना था कै चरण में? 1 चरण में। लेकिन कराया गया कै चरण में? 2 चरण में। ये तो गलत है। तो वहीं 1 चरण बढ़कर 543 की जगह 544 हो गया दोस्तों। 544 हो गया। अब बात करते हैं कि तो सरकार किसकी बनी? सुन के बड़ी अचरज की बात होगा दोस्तों कि सरकार किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला कि अपना सरकार बना सके। लेकिन बात यहां पर खड़ी होता है कि जब पूर्ण बहुमत नहीं मिला तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बना कैसे? किसी भी पार्टी को जब पूर्ण बहुमत नहीं मिला तो नरेंद्र मोदी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आखिर प्रधानमंत्री बने कैसे? तो वो एक गठबंधन करके बने। कई सारी छोटी छोटी पार्टियों को जोड़कर अपना बहुमत साबित किए। जैसे ने मान लिया जाए कि 543 को टोटल सीट है और उसको आधा से 1 सीट ज्यादा चाहिए। आधा से 1 सीट ज्यादा। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 और 2 इकाई 2 और पॉइंट 1 यानी लमसम 272 सीट चाहिए। अपनी सरकार बनाने के लिए कितना सीट चाहिए? 272 सीट। लेकिन किसी भी प्रतिनिधि को या किसी भी राजनीतिक पार्टी को पूर्ण बहुमत यानी पूर्ण बहुमत मतलब 272 सीट नहीं मिला।
272 सीट नहीं मिला, तो आखिर मिला कितना? यहाँ पर बात आया कि जब 272 सीट नहीं मिला तो प्रत्येक पार्टी को जैसे होता है मोटा मोटी से बता तो सकलो नहीं कि कौन पार्टी के कितना सीट मिले जाए। तो दोस्तों बीजेपी इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। दो 2024 लोकसभा चुनाव के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभार कर आई बीजेपी की 2024 के लोकसभा चुनाव में 240 सीट मिला, 240 सीट मिला। जबकि कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की मात्र 99 सीट मिला, कांग्रेस की मात्र 99 सीट मिला। यही दो पार्टी जो प्रमुख थी, बहुत सारे पार्टी भी है, कोई के 7 मिला है तो कोई के 39 मिला तो कोई के 49 मिला, इस तरह से है। लेकिन जो सबसे ज्यादा सीट मिला बीजेपी के 240 सीट, लेकिन सरकार बनाने के लिए चाहिए 272 सीट, 272 सीट चाहिए, लेकिन मिला कितना? 240 सीट। किसी भी पार्टी को इतना सीट नहीं मिला कि अपना सरकार बना सके, तो वो क्या किए कि एक दूसरा पार्टी के बोला के हाय हमने सीटें बना लिए, हम जरी क्या हम सरकार बन में आ जीवे, तो कई को पार्टी के मिलाकर सीट बनाए और सीट साबित किए राष्ट्रपति तक, उसके तहत हुआ प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी जी। लेकिन बात आता है, यहाँ बात इस पर है कि छोटी मोटी पार्टियां बहुत सारे उनको मिले थे, जैसे में टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी, जेडीयू इत्यादि पार्टियां भी उनको साथ मिलकर साबित किए थे, जिसके तहत आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार बिहार के लोकसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री के रूप में उभर कर आए। लेकिन चुनाव तो अब आते हैं थोड़ा सा चुनाव पर, फिर चुनाव तो संपन्न हो गया था 1 जून को, चुनाव तो संपन्न हो गया 1 जून को, लेकिन जो इसका रिजल्ट आया यानी परिणाम आया था 4 जून को। इसका परिणाम कितना जून को आया था? 4 जून को। लेकिन नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ जो लिए हैं वो 9 जून को लिए हैं। कितना जून को लिए हैं? 9 जून को। रिजल्ट आया 4 जून को, जबकि नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ जो लिए हैं 9 जून को लिए। लेकिन सबसे पहले शपथ लेला के बाद नरेंद्र मोदी जी और सर्वप्रथम किसी विदेश भ्रमण किए तो वो इटली। पूछेगा अगर बाई चांस कोई चलते फिरते क्वेश्चन भी कोई कर दे कि नरेंद्र मोदी जी भारत के तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेने के बाद किस विदेश यात्रा पर गए थे, तो वह इटली गए थे। कहां गए थे? इटली। इटली आखिर गए कहला, वहां पर G7 के सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे। G7 के सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे नरेंद्र मोदी जी। प्रथम बार 2024 के लोकसभा चुनाव होने के बाद प्रधानमंत्री में शपथ लेने के बाद प्रथम बार किस विदेशी यात्री पर आती, किस विदेश देशों पर यात्रा की थे, तो इटली। अब यहां बात रहा दोस्तों कि आखिर जिसे कि अब देखते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ बना कर देते हैं कि इस तरह इस 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ, इसका टैगलाइन क्या था? इसका टैगलाइन था देश का पर्व, चुनाव का गर्व। इस तरह से इसका टैगलाइन था। इसका टैगलाइन था दोस्तों, चुनाव का पर्व देश की गर्व। वही बात करें तो इसका नेशनल 2024 के लोकसभा चुनाव का नेशनल
आइकन किसे कहा गया? 2024 के लोकसभा के चुनाव के नेशनल आइकन के रूप में किसे कहा गया? तो सचिन तेंदुलकर। किसको कहा गया था? सचिन तेंदुलकर नेशनल आइकन के रूप में किसे कहा गया? आइकन का मतलब होता है कौन सी? आइकन का मतलब होता है प्रतिमान, यानी नेशनल प्रतिमान के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सचिन तेंदुलकर को। जबकि ये एक नंबर में बहुत बार पूछता है दोस्तों कि सचिन तेंदुलकर क्या है? तो एक भारतीय क्रिकेट टीम के एक बहुत ही दिग्गज खिलाड़ी थे, जिन्हें 2024 के लोकसभा के चुनाव हो रहे, जिसमें नेशनल आइकन के रूप में इसे चुना गया था। वहीं बताया जाए कि 2024 के लोकसभा के ब्रांड एम्बेसडर किसे कहा गया? ब्रांड एम्बेसडर के रूप में आयुष्मान खुराना को कहा गया। ये एक अभिनेता है, यानी फिल्म की दुनिया में काम करते हैं। जबकि बात रहा हमारा बिहार की, ब्रांड एम्बेसडर किसे कहा गया? तो मैथिली ठाकुर को कहा गया था। बिहार के ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो मैथिली ठाकुर के कहा गया। ये एक गायक के रूप में भी जाना जाते हैं। जबकि दिव्यांग जनों के लिए किन्हें नियुक्त किया गया? तो शीतल देवी को नियुक्त किया गया था। शीतल देवी के रूप में नियुक्त किया गया था। ज्यादातर यही एक नंबर में आने की संभावना रहता है कि 2024 के लोकसभा के चुनाव में नेशनल आइकन किसे नियुक्त किया गया? तो सचिन तेंदुलकर। जबकि ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो आयुष्मान खुराना को। जबकि बिहार की ब्रांड एम्बेसडर किसे कहा गया? तो मैथिली ठाकुर को। जबकि दिव्यांग जनों के लिए एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो शीतल देवी को कहा गया। अब दोस्तों फिर करेंट अफेयर के तीसरे क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।